हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह फ्रॉम फन एडू। तो आप बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा और उस बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज के अंदर आपको टेक्सचुअल जो नोट्स हैं वो ही आपको मैं समझाऊंगा। मीन्स जो हमारी टेक्सचुअल बुक है उसके अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको बायोटेक्नोलॉजी के आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और हमारे आज तक 4 टॉपिक और 4 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे तो उनको आप जाके देख सकते हो, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेके आज तक के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर किए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज द टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बिना हम आगे नहीं चल सकते। तो आज का टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है, जिसको बोल सकते हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, जो मैंने पिछले टॉपिक में बताई थी, पूरी की पूरी बेस्ड है किसके ऊपर? हमारे कुछ टूल्स के ऊपर। और उन टूल्स के हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते। तो है ना इंपॉर्टेंट। तो आज हमें समझना है कि वो टूल किस तरह से रोल इंपॉर्टेंट करते हैं और क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हो, तो यहाँ पे हमने जो टेक्सचुअल है उसका मैंने पेजेस भी साथ में रखे हुए हैं ताकि इसको आराम से आपको समझा सकूं। तो उसको समझाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट हो जाए इसका, फिर मैं आपको ये लाइन टू लाइन समझाऊंगा जैसे हमेशा समझाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे कि टूल है क्या। तो आपको भी पता है इंजीनियर, डॉक्टर्स, चाहे कोई मैकेनिक है, सबके पास एक अपना टूल किट होता है। और वो टूल किट उस मैकेनिक को, डॉक्टर को, या फिर आप बोल सकते इंजीनियर को हेल्प करता है उसके वर्क के लिए। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, या कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमेना बोल सकते हो, प्रोसेस है, साइंस है, जिसको करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए। ओके, हथियार चाहिए जिसके बिना हम कर ही नहीं सकते। तो क्या कौन से हथियार है? तो हम बात कर सकते हैं कि वो टूल कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स हैं। सो बहुत सारे एंजाइम्स जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और उसी एंजाइम की मदद से आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक, जहाँ बोल सकते हो बायोटेक्नोलॉजी को, जहाँ फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक अलग ही मुकाम तक लेके गए हैं। ओके, सो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं? तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं। जैसे हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, फिर हम बात करेंगे लाइगेज, फिर बात करेंगे पॉलीमरेज। तो हम इन तीनों टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो क्या है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? सो अगर हम सिंपल सी बात करें, आपको भी पता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारे पास 2 डीएनए होते हैं, और दोनों डीएनए को हमें कट करना पड़ता है। किस लेवल पे जाके? दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल पे। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और उस डीएनए को काटना है हमें। तो खुद सोचो कि किसी भी चीज को काटने के लिए हमें जहाँ तो कटर चाहिए, जहाँ तो सीजर चाहिए, जहाँ तो ब्लेड चाहिए, जहाँ तो नाइफ चाहिए। क्या इतने बड़े लेवल के चीज़ों को काटने के लिए अगर ये चाहिए, तो डीएनए को काटने के लिए कौन सी सीजर चाहिए होगी? और ऐसी सीजर को नाम दिया गया दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर। सो मॉलिक्यूलर सीजर ही है दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने की डीएनए और आरएनए लेवल पे जाके इन हमारे आरएनए डीएनए को काटते हैं, और वहां से हम निकालते हैं डीएनए की फ्रेगमेंट्स और जीन्स बोल सकते हो, वहां से निकालते हैं और दूसरे डीएनए पे जाके कट लगा के वहां पे इनको लगाते हैं। तो है ना कितना मुश्किल कि किस लेवल पे एक सेल जो हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उसका न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और उस डीएनए को आप जाके काट रहे हो। ओके, सो किसकी मदद से? एक एंजाइम्स की मदद से। और ऐसे ही एंजाइम्स को आप बोलते हो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से हैं। तो अब आने वाले आगे टाइम में आपको बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की टाइप्स कौन सी हैं और किस तरह से वो काम करेगा, कहाँ पे? डीएनए लेवल पे। किस तरह से सेल के अंदर जाके उस डीएनए को काटेगा और किस तरह से उसको बाहर निकालेगा, और वो कहाँ कहाँ पे कट लगाता है, और उसी के बेस पे उसका नाम भी रखा गया। तो चलो फिर अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, ये सारे का सारा जो आप पढ़ रहे हैं इसको अब हम बताएंगे अपने टेक्स्ट बुक के अंदर और क्लासरूम के अंदर। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर इन द क्लासरूम। तो आप ये एज्यूम कर लो कि हम क्लासरूम के अंदर हैं, और जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज़ द
टेक्सचुअल पेज आ गया आपका, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सो टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो हम आज पढ़ेंगे कि जो टूल है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, वो क्या क्या टूल हैं जिसके बिना रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। सो नो वी नो दैट फ्रॉम द foregoing discussion that the genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। तो जैसे हमने यहाँ पे बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ टूल्स हैं जो इसको प्रोसेस को पॉसिबल करेंगे, जिनके बिना ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इफ दीज टूल्स आर नॉट प्रेजेंट, एंड दीज टूल्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से एंजाइम्स होंगे? जो डीएनए आरएनए को काटने में मदद करेंगे, मीन्स दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। नेक्स्ट आ गया पॉलीमरेज एंजाइम्स। सो व्हाट आर द पॉलीमरेज एंजाइम्स? तो ये वो एंजाइम्स होंगे जो क्लोनिंग में मदद करेंगे, मीन्स जो इन डीएनए को जब हम क्लोनिंग करेंगे तो ये उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। देन देयर आर लाइगेजेस, और ये लाइगेजेस काम करेंगे फेविकोल का, मतलब ये उनको जोड़ने में, जो डीएनए सेगमेंट्स होंगे ये उनको जोड़ने में काम करेंगे। सो नेक्स्ट आ गया वेक्टर्स। तो जैसे वेक्टर्स किसको बोलेंगे? जो इन जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेंगे। एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर इन जीन्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे किसी एक टूल को भी स्किप कर देते हो तो हमारा प्रोसेस नहीं चल सकता। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि मीन्स हम डीएनए को काट ही नहीं पाएंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होंगे तो हम उस डीएनए को आगे मल्टीप्लाई नहीं करवा पाएंगे। ओके, अगर हमारे पास लाइगेज नहीं होगा तो हम डीएनए को काट तो लेंगे दो फ्रेगमेंट्स को जैसे ये, और इसके बीच में लगा तो देंगे लेकिन इनको फिक्स नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इट मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे वेक्टर की, तो वेक्टर कौन होता है? जैसे हमने यहाँ बताया प्लाज्मिड। तो अगर वेक्टर ही नहीं होगा तो हम उस जीन को किसके अंदर इंसर्ट करेंगे और उसको होस्ट तक कैसे पहुँचाएंगे? तो ये भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ये वो ऑर्गेनिज्म होगा जो फैक्ट्री है, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी इंसुलिन की, तो इंसुलिन आप वेक्टर में डाल तो दोगे, लेकिन उस इंसुलिन से आप प्रोडक्शन कैसे करोगे ज़्यादा स्केल पे? तो उसके लिए हमें होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को मल्टीपल करने में मदद करेगा। सो दैट वी गेट ए नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन्स, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स कि हमें हर एक टूल की उतनी ही ज़रूरत है जितनी दूसरे की है। सो बिना किसी भी टूल के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। और अब हम क्या करेंगे? इनको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मैंने पहले ही बोला कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो मॉलिक्यूलर सीजर है। क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर, MS, मॉलिक्यूलर सीजर, नॉट महेंद्र सिंह धोनी। ओके, सो इट्स ए मॉलिक्यूलर सीजर। सो मॉलिक्यूलर सीजर की हम बात करें कि थोड़ी सी इन्वेंशन या डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो 1963 के अगर बात करें तो दो एंजाइम्स को, सो वी आइसोलेट टू एंजाइम्स, हमने दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया। किसके लिए? वो कहाँ से किए? वो किए ई कोलाई से। तो ये ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया के अंदर, मान लो ये हमारे पास बैक्टीरिया आ गया, इस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या थे? दो एंजाइम पड़े थे, एक और एक, दो। और ये एंजाइम करते क्या थे? ये एंजाइम क्या करते थे? जो भी डीएनए इनकी बॉडी में आता था बैक्टीरिया के अंदर, तो ये उस डीएनए को काटते थे एक एंजाइम में से। ओके, तो ये मदद करते थे उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी वायरस जाता था बाहर से अपना डीएनए भेजता था, तो इस वायरस के डीएनए ने इसकी बॉडी को कंट्रोल करना था और इसको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से इसको डैमेज करना था। लेकिन इन दो एंजाइम की मदद से इसने इस डीएनए के ऊपर काबू पा लिया। सो ये उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। दैट्स वाई दीज टू एंजाइम्स आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ओके, अब आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, एक वर्ड आएगा बैक्टीरियोफाज। पहले ये देखेंगे तो बैक्टीरियोफाज है क्या?
बैक्टीरियोफाज होता है कोई भी ऐसा वायरस जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे ही अटैक करे। ओके, सो फाज का मीनिंग होता है दैट इज वायरस एंड बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। सो दीज आर द वायरसेस दैट अटैक ओनली ऑन द बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया था, सॉरी वायरस था, ये इस ई कोलाई पे अटैक करता था। और जब अटैक करेगा तो कैसे अटैक करेगा, ये पूरी बॉडी तो अंदर भेजता नहीं था, तो ये अपना डीएनए भेजता था। तो जब ये अपना डीएनए भेजेगा अंदर तो नेचुरल होता है डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एंजाइम जो थे ये इसकी ग्रोथ को रोकते थे, इसको ब्रेक डाउन करके। तो जब ये टूट जाएगा तो ये आगे अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सो वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। अब ये देखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मोस्टली समझ नहीं आती है। तो उनमें से एक दो एंजाइम है, एक ये हो गया, एक ये वाला। तो ये क्या करता था, ये मिथाइल ग्रुप को अटैच करता था। कहाँ पे ये अटैच करता था मिथाइल ग्रुप को, डीएनए के साथ। किसके डीएनए के साथ, जो जिस बैक्टीरिया का डीएनए होता था उसके साथ। मतलब अगर ये डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का, उसके साथ CH3 ये अटैच कर देता था। आपको कैसा, ये क्यों करेगा, इस मिथाइलेटेड डीएनए के कारण अब जो दूसरा एंजाइम था वो इसको अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके सामने मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो इसलिए उसको तोड़ नहीं पाएगा। समझ आ रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप का अटैच होना डीएनए से, किसके डीएनए से, आरएनए के, सॉरी वायरस के नहीं, अपने ही होस्ट जो हमारा है जहाँ जिसके अंदर ये एंजाइम है उसके साथ वो अटैच कर देंगे, ताकि वो अपने वाले डीएनए को ना तोड़े, उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे, लेकिन दूसरे वाले की तसल्ली करके उसको तोड़ दे। ओके, वाइल द अदर डीएनए, सो वाइल द अदर एंजाइम कट डीएनए, और दूसरे वाला क्या करता था, उसको तोड़ देता था। द लेटर वाज कॉल्ड, लेटर कौन सा हो गया, ये वाला। इसको हम नाम नहीं देंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, क्योंकि इसने नहीं, इसने उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट किया है। इसने डीएनए या आरएनए जो वायरस का था उसको तोड़ा है, इसलिए इसका नाम हम रखेंगे दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब एंडोन्यूक्लियस क्यों है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी दो तरह के हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एक एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। यहाँ तक मुझे लगता है होप कि आपको समझ आ गएगा क्या हुआ था 1963 में। तो दो एंजाइम को आइसोलेट किया बैक्टीरिया से, जो क्या करते थे, बैक्टीरियोफाज के आरएनए या डीएनए को तोड़ते थे ताकि वो अपनी ग्रोथ ना कर पाए। ओके, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड 2 whose functioning depends on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. ओके, तो जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो कौन सा था, हाइंड 2, ये याद रखना। तो दुनिया में सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया गया उसका नाम था हाइंड 2। ओके, अब ये हाइंड 2 है, क्यों नाम दिया गया, HIND, इसका मीनिंग है, 2 का मीनिंग है, वो हम भी आगे जैसे से हमारा ये चलेगा आगे बताते रहेंगे। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो आया वो है हाइंड 2, जिसकी फंक्शनिंग जो थी वो डिपेंड करती थी स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। होता ही ऐसे है कि कोई भी एंजाइम अपनी मर्जी से हर जगह पे कट नहीं कर सकता, इज़न्ट इट। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस है इस तरह से। ओके, यहाँ पे आप बोलोगे A है, T है ना। तो अगर सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम A और T के बीच में और इस सीक्वेंस को रीड करता है, इस सीक्वेंस को, तो वो एंजाइम पर्टिकुलर इसी सीक्वेंस के ऊपर ही कट लगाएगा A और T के बीच में, और इस सीक्वेंस को पहले वो क्या करेगा, पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्निशन के बाद A और T के बीच में ही कट करेगा। यहाँ पे समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसे ही हाइंड 2 जो था उसकी जो फंक्शनिंग थी वो किस पे डिपेंड करती थी, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे। तो आइसोलेट करते थे उसके उसको, लेकिन इसका जो करैक्टरिस्टिक था, मतलब ये तो पता चल गया पर हाँ ये है, लेकिन वो कैसे काम करता था, किस सीक्वेंस पे काम करता था, वो हमें 5 साल के बाद पता चला। It was found that hind 2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। आ गया ना समझ। तो उनको जो 5 साल के बाद पता चला कि भाई जो ये hind 2 है ये हमेशा DNA molecule को कट करता है एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और वो कितने जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा, वो करता है 6 बेस पेयर्स। कितने, 6 बेस पेयर। जैसे
ए टी 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 हो गया, इस तरह से 6 बेस पेयर को ही रिकॉग्नाइज करता है और उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करेगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और इसी को नाम दिया गया रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ हाइंड टू। तो ऐसे हर एक जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके अटैक करते हैं और उसी को तोड़ते हैं, अपनी मर्जी से किसी को नहीं कर सकते, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, बिसाइड हाइंड टू, अब कहते हैं इसके अलावा, क्या हाइंड टू ही था? नहीं, ये वो था जो सबसे पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट किया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे हैं। कितने हैं? कहते हैं टुडे वी नो दैट मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वाओ, सो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आज हमने आइसोलेट कर लिए हैं। कहाँ से? हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंटली रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। और कितने थे? 230 बैक्टीरिया थे, उनमें से हमने नियर अबाउट 900 क्या कर लिए? आइसोलेट करें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनमें से HIND हाइंड 1, समझा गया? ये हाइंड 2 जो है उनमें से एक है। ऐसे हमने 900 सीक्वेंस निकाली हैं और कितने? 230 बैक्टीरिया से। ओके, सो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो कितने सारे, इसका मतलब अगर इतने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे पास एंजाइम्स हैं तो इट मीन्स कितने सारे हम डीएनए को काट सकते हैं, कितना सारा प्रोसेसिंग कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ओके, तो ये आपको जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है वैसे आपको पता भी चलता जाएगा। द कन्वर्शन ऑफ नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड लेटर comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated। अब ये इसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस है, इनको किस तरह से नाम दिया जाता है? तो हम एंडोन्यूक्लियस की बात, ओके, अब हम बात करेंगे EcoR1। EcoR1 comes from एस्करकीलिया कोलाई R13। अब हम बात करेंगे कि नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी का अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ नोमेनक्लेचर, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें EcoR1, तो ई मीन्स इसका जीनस, तो इसका जीनस आपने देख लिया एस्करकीलिया। ओके, CO मतलब कोलाई, यहाँ पे देखते जाओ। R मीन्स इसका ये आ गया हमारे पास R, और 1 जो है इसका दैट इज़ बोल सकते हैं ये हमारे पास रोमन वर्ड्स होते हैं कि किस नंबर पे ये हमने डिस्कवर किया है। जैसे हाइंड 2 था तो इट मीन्स ये सेकेंड नंबर पे हुआ। H, अब अगर हम हाइंड की बात करें, H क्या हो गया? हीमोफीलिया। IN मीन्स इन्फ्लुएंजा, D मीन्स स्ट्रेन, और 2 हो गया सेकेंड नंबर पे। सो इस तरह से हमारे पास हर एक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होंगे उनका एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर होगा और इसके बारे में भी नॉलेज होना जरूर है। ओके, सो इको कम्स फ्रॉम EcoR1। EcoR1 कम्स फ्रॉम एस्करकीलिया कोलाई RY जो स्ट्रेन है 13। EcoR1, the letter R derived from the name of strain. Roman number follow the name, let indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria। ओके, तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि जो हमारे पास E है that comes from genus, CO comes from the species, जो आगे R है उसका स्ट्रेन हो गया, और जो 2 नंबर है कि उसी बैक्टीरिया के अंदर किस नंबर पे हमने इसको आइसोलेट किया। 2, 1, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अगर कोई 6 नंबर पे आता है EcoR6, इट मीन्स उससे पहले हम 5 ऑलरेडी आइसोलेट कर चुके हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ द एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजीज। न्यूक्लियेजीज का मतलब कि कोई भी ऐसा एंजाइम जो डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन कर सकता है, दैट इज दे आर कॉल्ड न्यूक्लियेजीज। ओके, अब आते हैं दीज आर 2 काइंड ऑफ न्यूक्लियेजीज, वन इज द एक्सोन्यूक्लियस एंड सेकंड इज द एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द न्यूक्लियेजीज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो हमारे पास 2 तरह के हैं, एक एक्सो और एक एंडोन्यूक्लियस। Exonuclease remove nucleotide from the end of the DNA, whereas
एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। ध्यान से देखना कि हमारे पास मान लो ये डीएनए है इस तरह से, तो अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए को तोड़ने के लिए दो एंजाइम है। एक एंजाइम आएगा, मान लो ये एक एंजाइम है, तो ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे आता है और यहाँ से काटना शुरू करेगा, इस साइड से या फिर इधर से काटना शुरू करेगा, वो सेंटर से नहीं काट सकता। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा एंजाइम जो डीएनए को कहाँ से काटना शुरू करेगा, साइड से, मतलब एक एंड से करना शुरू करेगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा, इससे हमारे पास क्या होगा कि ब्लंट एंड बन जाएंगे, मतलब हमेशा हमारे पास ऐसा ही बनेगा क्योंकि यहाँ से काटेगा। सो ऐसे न्यूक्लियस को बोलोगे एक्सो न्यूक्लियस। क्या बोलोगे, एक्सो न्यूक्लियस। वाई, एक्सो का मतलब हो गया एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर, तो ये बाहर बाहर से काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सो न्यूक्लियस। ओके, एंड देन इट एंडोन्यूक्लियस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एंडोन्यूक्लियस? सो एंडोन्यूक्लियस का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी आपका एंजाइम जो साइड से नहीं, कहाँ से काटेगा, बीच में से, डीएनए को सेंटर से, बीच में से, मतलब साइड को छोड़ के कहीं से भी काट सकता है विद इन द डीएनए। तो जब वो विद इन द डीएनए काटेगा, मतलब अंदर से काटेगा, तो उसको बोलोगे आप एंडो। कहाँ से वर्ड आया है, अब निमोनिक्स भी देखें। एंडो का मीनिंग होता है अंदर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, सो अंदर से इसको काटेगा। तो इसी के बेस पे कि डीएनए को कहाँ से काटा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होंगे। ईच रिस्ट्रिक्शन endonuclease function by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds its specific recognition sequence will wind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहते हैं कि होता क्या है कि मान लो आपके पास ये एक डीएनए है, तो इस डीएनए में आपके जो एंजाइम था, ये मान लो एंजाइम है, तो इसने एक चक्कर लगाना शुरू किया, ऐसे करते करते जा रहा है और इसको दिखा कि मेरा सीक्वेंस कहाँ पे है। मैंने देखना है कि मेरी जो सीक्वेंस है ए ए ए टी टी टी, तो इसके अपोजिट होगा ए ए ए टी टी टी। तो अब ये यहाँ पे चक्कर इंस्पेक्शन करेगा। अब इंस्पेक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने जो काटा है डीएनए को, सीक्वेंस तो हमारे पास हज़ारों में होगी, लाखों में होंगी, तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ ए ए टी 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 टी, इनको पहले इसको पहले रिकॉग्नाइज करना है, फिर इसके बीच में इन्होंने यहाँ पे कट लगाना होगा पर्टिकुलर, मान लो ए और ए के बीच में लगाना है, तो यहाँ पे लगा देगा, इन दोनों ए के बीच में जो स्टार्टिंग वाले, और यहाँ पे भी कट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर ये क्या करेगा, उसको कट करेगा एक स्पेसिफिक साइड पे। तो सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द किसका, दैट इज एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। सो पहले इंस्पेक्शन करेगा पूरी लेंथ की, उसके बाद स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को देखेगा, फिर उससे बाइंड हो जाएगा, फिर उसको कट करेगा दो स्टैंड के ऊपर, दोनों अलग अलग इस तरह से। इसके कारण जो यहाँ पे हमारे पास कट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वो बनते हैं स्टिकी एंड, जो एंड बनेंगे वो स्टिकी एंड बनेंगे। ओके, तो स्टिकी एंड इस तरह से होंगे। मान लो ये आपके पास डीएनए आ गया, इसको मैं बाद में आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा। तो यहाँ पे जब इसे कट लगाया तो इस तरह से कट लग जाएगा, है ना, इस तरह से एंड प्रोड्यूस होंगे जो कि एक्सोन्यूक्लियस में नहीं होते। दिस एंड आर कॉल्ड स्टिकी एंड। ऐसे दूसरा भी होगा हमारे पास एक, जिसमें ऊपर से काट के बाहर कर दिया, सो ये हमारे पास स्टिकी एंड हो गए। ये भी स्टिकी एंड है और ये भी स्टिकी एंड है, सो इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड। ओके, नेक्स्ट, each restriction endonuclease recognizes specific पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी बार पेपर में आती है, व्हाट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो एज फॉर एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज कंसर्न, अगर हम पैलिंड्रोमिक की बात करें तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसको आप चाहे 5-3- साइड से पढ़ें, यहाँ से इस साइड पढ़ें, चाहे आप 5- से 3 में पढ़ें, चाहे 3 से 5, तो उनका जो सीक्वेंस होगा वो सेम ही होगा। ओके, अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं, मान लो कि ये सीक्वेंस है GAA TTC, तो आप देखो GAA TTC, तो 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर, बेस पेयर्स हैं। और अब इसको दूसरी साइड से पढ़ते हैं, तो पहले हमने इस साइड से पढ़ा इसको, तो हो गया GAA TTC। अब इसके
जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड है अपोजिट, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं इस साइड से, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए GAATTC। सो ऐसा सीक्वेंस जिसको चाहे किसी भी साइड से पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका सीक्वेंस चेंज नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नितिन, NITIN, अब ये नितिन है, हम इसको इस साइड से पढ़ते हैं तो भी नितिन होगा, अगर हम इसको इस साइड से पढ़ें तो भी नितिन होगा। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब कि ये एक कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, हम इनको कहीं से भी पढ़ेंगे तो वो सेम ही होंगे, और ऐसे ही सीक्वेंस को नाम दिया गया है दैट इज पैलिंड्रोमिक साइड्स। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड। तो ये पैलिंड्रोमिक साइड है, तो मान लो ये हाइंड 3 है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो यहाँ से रिकॉग्नाइज करेगा, तो चाहे वो इधर से, तो अगर वो इधर से चल रहा है तो G और A के बीच में कट लगाता है, तो दूसरा एंजाइम आएगा एंडोन्यूक्लियस, सेम वो कहाँ पे लगाएगा, यहीं पे G और A को लगाएगा। सो यहाँ से वो अलग अलग कर देगा इनको। इट मीन्स सो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काम करते हैं, इन सीक्वेंसेस के ऊपर काम करेंगे, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट साइड। जैसे मैंने बोला, तो ये दो सीक्वेंस है जिसके बीच में कट लगाएगा, तो वो यहाँ पे भी लगाएगा। ओके, सो इन दोनों के बीच में कट होगा और यहाँ पे भी दोनों के बीच में ही कट होगा। तो ऐसे ये काम किया जाता है एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। सो दिस लीव सिंगल स्ट्रैंड पोजीशन एट द एंड, और इससे क्या होगा कि जो हमारा DNA होगा एट द एंड वो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा उसका ये वाला सिंगल स्ट्रैंड हो गया, और नीचे देखोगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, थोड़े से जो बेस पे होंगे वो सिंगल स्ट्रैंड वाले आ जाएंगे। सो वी गेट सिंगल स्ट्रैंड, ताकि जो हम यहाँ पे अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकें। These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterparts। ये इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि ये हम अपनी मर्जी का जीन इसके अंदर इंसर्ट कर सकें और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको कंप्लीट कर सकें। This stickiness at the end facilitate the action of enzyme DNA ligase, और यहाँ पे ligase अपना काम करेगा इन दोनों स्टिकी एंड को फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये हो गया एक DNA का। ऐसा ही हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपनी मर्जी से कोई और DNA जैसे इंसुलिन का किसी और का इंसर्ट करवा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources। तो कहते हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं ताकि हम एक नया DNA बना सकें जो दोनों DNA की प्रॉपर्टी हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक ये DNA आ गया और एक ये DNA आ गया, तो आप दोनों को सेम एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे जो कट लगाएगा वैसा ही कट यहाँ पे भी लगाएगा। इट मीन यहाँ से जो सेगमेंट निकलेगी वो इससे मिलती जुलती होगी, तो यहाँ से अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करें, तो इससे जो एक नया DNA बनेगा। ओके, तो यहाँ से एक नया जो DNA बनेगा, तो मान लो वो कौन सा होगा, वो होगा दैट इज, अब बताओ क्या हो गया, ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, और ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। तो दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट DNA, और यही तो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा DNA मिले जो दो DNA की प्रॉपर्टी रखता हो। ओके, सो दिस इज एज फार एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, सो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, हमारे पास दो DNA, एक आ गया फॉरेन DNA, यहाँ से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, और ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर, ये प्लाज्मिड हो सकता है। प्लाज्मिड मैंने बताया था क्या होता है प्लाज्मिड। ओके, अब हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, DNA को, फॉरेन और वेक्टर DNA को। तो ऐसा करने से होगा, जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे एक साइट बनेगी। ओके, और जब इसको ट्रीट किया हमने तो ये भी क्या करेगा, उसी साइड का एक वहाँ से छोटा सा सेगमेंट निकाल के बाहर ले आएगा। तो मान लो कि जितना साइड, क्योंकि सेम एंजाइम से ट्रीट कर रहे हैं, तो जितना साइज यहाँ पे वो निकल, मान लो यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या 6 हमारे बेस पेयर निकलते हैं, तो यहाँ पे भी 6 बेस पेयर का ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को लाइगेजेस डालेंगे, लाइगेज में फेविकोल का काम करेगा, तो वो इस 6 न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये हो गया प्लाज्मिड, ये हो गया हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट, इससे हमारे पास एक DNA बन गया, उसको बोलते हो रिकम्बिनेंट DNA। ओके, सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक ऑफ रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल।
ओके जब हमारे पास ये बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम इसको होस्ट के अंदर डाल देते हैं। और मैंने बताया था होस्ट क्या है, होस्ट है कि अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, तब ई कोलाई के अंदर डाल देंगे। क्यों ई कोलाई में डाला, क्योंकि ये ई कोलाई इसको मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सके। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे, और ऐसे ही लाइफ साइकिल अगर चलते रहेंगे तो आने वाले टाइम में हमें वी गेट नंबर ऑफ थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ दीज सेम रिकम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम द सेम होस्ट। ओके, सो दिस इज द होल concept of restriction enzymes, particularly restriction endonuclease enzyme, how it work and how we get number of recombinant DNA molecule from the host. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको थोड़े से कुछ एंजाइम्स हैं हमारे पास, बोथ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एज वेल एज रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। ये हमारे पास जो सामने चार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो 4 कॉलम्स हैं। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एंजाइम, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो। सेकंड, सोर्स कि ये एंजाइम हमें मिल कहाँ से रहा है, कौन से बैक्टीरिया या कौन से फंगस से कहाँ से मिल रहा है। थर्ड इज़ द रिकॉग्निशन साइट एंड क्लीवेज साइट, मतलब ये एंजाइम कहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, कौन सी जगह, मतलब पूरे डीएनए में से कहाँ पे आके स्टॉप करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, कहाँ से उसको काटेगा। सो दोनों की दोनों रिकॉग्निशन साइट भी है और साथ में क्लीवेज, मतलब काटेगा कहाँ से, कैंची कहाँ से काटेगी, सीजर कहाँ से काटेगी उसको। एंड थर्ड इज़ द नेचर ऑफ कट एंड, अगर वो काटेगा तो कौन सा एंड होगा, अगर तो होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो नेचुरल सी बात है स्टिकी एंड होगा, और अगर होगा हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से काटता है तो ब्लंट एंड होगा, जो मैंने को बताया था। सो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये 4 कॉलम है, इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितनी तरह के हैं, कैसे कैसे। तो ये आपके वो आगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और यही बड़े बार आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, और आपके आगे वाले आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें भी ये इंक्लूड होंगे। सो फर्स्ट आ गया इको R1। तो अगर हम बात करें इको R1, सो व्हाट इज़ इको R1 और कहाँ से आएगा, इसका सोर्स है जैसे बोला ई कोलाई RY13, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था थोड़ी देर पहले। सेकंड, अब बात आ गया है रिकॉग्निशन साइट कौन सी होगी, मीन्स ये अगर एंजाइम छोड़ दिया जाए कहाँ पे, कहीं पे डीएनए को काटने के लिए, तो ये कहाँ पे आके रुकेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो इसको रिकॉग्निशन साइट होगी GAA-TTC। तो ये GAA-TTC पे जाके रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे आके रुक जाएगा, और वहाँ पे कट लगाना है तो कट कहाँ लगाएगा, ये लगाएगा A और G के बीच में। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो A और G के बीच में कट लगा, तो दोनों साइड पे लगाएगा, मीन्स ऊपर वाली साइड भी लगाएगा और नीचे वाली साइड भी लगाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रिकॉग्निशन एज वेल एज क्लीवेज साइड। अब अगर ऐसा होता है तो ये कौन से एंड प्रोड्यूस करेगा, सो दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे था, है ना, तो इस तरह से था, तो ये इसके डबल बॉन्ड थे, तो जब इसने यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो नेचुरल बात क्या होगा, अब ये वाला जो हिस्सा है तो निकल जाएगा, तो एक हमारे पास डीएनए जो आएगा वो किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। तो अगर इस तरह क्या रहता है तो ये क्या हो गया, ये जो सिंगल बॉन्ड रहेगी तो इसको आप बोलते हो स्टिकी एंड। तो सिंगल जो डबल में से सिंगल जो बच जाता है हमारे पास डीएनए, आप इसको बोलते हो ये दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड। तो ये क्या हो गया, स्टिकी एंड हो गया, यहाँ पे आके हमारा कोई दूसरा डीएनए फिट होगा। ओके, अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आगे सिर्फ नाम बताऊँगा, आगे आप खुद कर सकते हो। हाइंड 3, तो ये कौन से सोर्स से है, बैक्टीरिया से है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD। तो यहाँ से ये आया, और ये कहाँ पे कर, इसकी रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, AAGCCT। और अगर नीचे से इसको पढ़ोगे, अगर पहले सारे की सारी पैलिंड्रोमिक होंगी तो आप बोलोगे AAGCC। नीचे भी देखोगे इसका, इस साइड से पढ़ोगे तो भी सेम होगा, इस साइड से पढ़ोगे तो भी सेम होगा, सब में ही ऐसा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे एंजाइम्स हैं जो इसी पैटर्न पे काम करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। फिर आ गया BAMH1 मीन्स वेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस H। तो ये इसका कौन सा हो गया, GGA-TCC और CCT-AGG। तो ये हमारे पास आ गया इसका, और ये कौन से एंड प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी। क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो हमेशा स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो बीच में कट लगाता है। SAL दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। तो ये कहाँ पे करेगा, सो ये करेगा दैट इज GTCGAC।
और ये भी क्या करेगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आएगा BAR1 दैट इज़ ब्रेविबैक्टीरियम्स एल्बिडम, दैट ये कौन सा रिकॉग्निशन साइट होगा, TGGCAA, तो ये आएगा TGGCAA। और ये कौन सा करेगा, ब्लंट। अब यहाँ पे ब्लंट आए, ये सारे के सारे स्टिकी थे, ये 2 ब्लंट है। कारण क्या है, यहाँ 3 ब्लंट है। कारण ये है क्योंकि दे आर द एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और आप खुद देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से, तो ये कहाँ पे काट रहा है, G और C के बीच में, तो ये G और ये C, तो ये कहाँ से निकाल रहा है, ये एक्सोमिस बाहर से ये कट लगा रहा है। तो इसके कारण जो एंड बनेंगे वो कौन से होंगे। अब मान लो ये हमारे पास आ गया इस तरह से, तो जब ये काट रहा है तो पूरा का पूरा यहाँ से काट रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सिंगल स्टैंड नहीं बचेगा, हमारे पास डबल स्टैंड ही बचता है काटने के बाद भी, इसलिए हम इसको बोलते हो दैट इज़ ब्लंट एंड। ओके, सो HAE हीमोफिलस एजिटस जो है ये भी हमारे पास ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से लास्ट आ गया SMA1 दैट इज सेरिटिया मार्सिसेंस जो है ये भी क्या करता है, CCCGGG, ये इस तरह से इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इससे जो प्रोड्यूस होंगे वो भी ब्लंट एंड होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लो क्योंकि ये बार बार आएंगे। कई बार यही क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की एग्जांपल दो और उसको एक्सप्लेन करो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।